प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। और आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट से श्वेता कश्यप, जिनका हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। तो श्वेता, सबसे पहले टारगेट फॉर आगे की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना चाहूँगा। और आपने पहली अटैम्प्ट में, पहली बार में इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके लिए मैं आप पे प्राउड तो करता ही हूँ, साथ में आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। एंड आप मुझे बताइए कि आपकी रैंक, क्या रैंक थी आपकी? सर मेरी रैंक 193 है। 193, यानी Yes, sir. 193 रैंक आपकी Yes, इंग्लिश sir. मीडियम से। यस सर। और पहले अटैम्प्ट में। यस सर। वाओ, वेरी गुड। थैंक यू सर। एंड आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने किस तरीके से जर्नी को स्टार्ट किया, एकेडमिक क्या था आपका, और फिर जज बनने का निर्णय आपने क्यों लिया? सर मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर से कंप्लीट की है। आफ्टर दैट मैंने बीएससी की है एमजेपी आरयू बरेली से। आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय लॉ फ्रॉम अमरोहा कॉलेज ऑफ लॉ अमरोहा जी। एंड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी ओके। एमजेपी आरयू बरेली। ओके। यस सर। तो फिर ये जज बनने का कैसे आया दिमाग में आपके? सर जब मैं 10th क्लास में थी हाँ जी। तो सब लोगों को होता है कि कौन सी स्ट्रीम लें, क्या करियर परसू करेंगे। तो मेरे पापा क्लर्क हैं कोर्ट में, मुरादाबाद कोर्ट में। अच्छा, लोअर कोर्ट में। यस सर। अच्छा। सर तो उनसे मैं काफ़ी सुनती थी जजेस के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में। हम्म। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कि भाई जज बनना है। यस सर। तो फिर वो फाइनली आपने कर दिया? सर तो 10th में ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है। हम्म। बट सर मेरा इंटरेस्ट साइंस में था, क्योंकि हमारे स्कूल में ना आर्ट्स नहीं थी, अच्छा। सिर्फ साइंस और कॉमर्स था। बट कॉमर्स मुझे परसू नहीं करना था, इसलिए मैंने साइंस किया हम्म। और पीसीएम लिया था मैंने। पीसीएम लिया, यस सर। लेकिन बनना जज ही था। यस सर। तो फिर एलएलबी करी। Yes, एलएलबी sir. के बाद उसके बाद फिर क्या प्लानिंग थी आपकी? मतलब सर स्ट्रेटेजी क्या रही अपने एग्जाम को? सर एक्चुअली में वैसे मैंने 12th क्लास को पास करते ही एएमयू का एग्ज़ाम दिया था, एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर जा नहीं पाई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने भी एलएलबी कंप्लीट किया है, उस टाइम पे वो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मुझे बीएससी करनी पड़ी। तो मेरी जर्नी थोड़ी सी डिले हो गई। तब मुझे ऐसा लगता था कि अब बीएससी की है तो एलएलबी करने में और 3 साल लग जाएंगे, 6 साल का हो गया पूरा। बट मैं मतलब माइंडसेट यही था कि जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है। मतलब फिक्स था पहले से? यस सर। तो फिर आप प्यारे साथियों को बताइए कि जिस पद पर आप अब आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, यस सर। इसको बनने के लिए आपकी क्या रणनीति रही, एग्ज़ाम क्या है, बिल्कुल विस्तार से आप समझाइए। सर ये जो एग्ज़ाम है इसको एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको एलएलबी ऑब्वियसली कंप्लीट करना होगा। एंड यूपी जुडिशरी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, जैसे अभी एमपी में 70% या फिर वो 3 हाँ, इयर्स वो का चल रहा है, एक्सपीरियंस इशू चल रहा है। मांगते हैं। हाँ। लेकिन यूपी में ये है कि अगर आपके पास डिग्री है एलएलबी की तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। हाँ जी। और सब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेन सब्जेक्टिव होता है जिसमें 6 पेपर्स। क्वालिफाइंग तो होता ही है, परंतु मेरिट तो लगती है उसमें भी। यस सर, क्वालिफाइंग होता है मतलब उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं बस। हाँ जी सर। हाँ हाँ। तो प्री में क्या रणनीति रही आपकी, क्या पेपर थे, वो आप बताइए मुझे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर प्री में 2 एग्जाम्स होते हैं, लॉ 2 पेपर्स होते हैं। लॉ का एक पेपर 1 जीके, पेपर 2 लॉ। जीके में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉ में इस बार तो 9 माइनर एक्ट भी जोड़ दिए थे। यस सर, इस बार सिलेबस चेंज हुआ था तो 9 माइनर एक्ट्स भी थे, जो कि एकदम से शॉक की तरह लगा कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं तब तो कुछ नहीं था। बट वो जो 9 माइनर एक्ट्स ऐड हुए थे वो 1 महीने पहले ही ऐड हुए थे। तो जीएस पेपर के लिए क्या रणनीति रही आपकी? सर जीके के लिए मैंने प्रीलिम्स में क्या किया, क्योंकि जब वैकेंसी आई थी तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि 2018 के बाद 5 साल बाद वैकेंसी आई है तो कोई जीके पढ़ता है नहीं। मैंने भी नहीं पढ़ा था सर। मैं सिर्फ लॉ ही कर रही थी इतने साल से। और सर जब जैसी वैकेंसी आई मैंने आपका टेस्ट सीरीज परचेज किया था, टारगेट फॉर आईक्यू का। अच्छा सर तो आपने 80 टेस्ट प्रोवाइड किए थे जीएस के सिर्फ। हाँ जी। और सर उसमें मैंने क्या किया, सर हो सकता है कि शायद किसी और के लिए चीज़ वर्क ना करे, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ा नहीं था। लेकिन आपने हर टेस्ट, हर सब्जेक्ट का एक अलग, जो सब्जेक्ट वाइज हमने टेस्ट हाँ बना सर, सर आपने लगभग ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चंस दिए थे, हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस दिए थे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। यस सर, मॉडर्न के भी। और हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट सीरीज, मतलब लगभग मेरे पास
5000 क्वेश्चंस थे, 5000 एमसीक्यूज। जो हम लोगों ने टेस्ट पेपर हाँ सर, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वही सॉल्व कर लिए और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया, क्योंकि जब मैंने पेपर देखा था, जब प्रीलिम्स का पेपर आया था वो काफ़ी टफ था, लेकिन जब मैंने देखा मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे क्योंकि मैंने आपके एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अच्छा, तो ये तो जीएस का था, फिर लॉ पेपर के लिए? सर लॉ के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ बेयर एक्ट से ही अपना प्रिपेयर किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्सेज रिफर नहीं किए। जितने भी ये आते हैं टीपीए, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्सेट्रा, इन सबका सिर्फ मैंने बेयर एक्ट ही लिया था। और एमसीक्यू? एमसीक्यू सब मैंने सिंगल से लिए थे, और आपकी टेस्ट सीरीज जो थी टारगेट फॉर लॉ वाली? हाँ सर, लॉ टेस्ट सीरीज उसको रिलीजियसली फॉलो किया था। मैं क्या करती थी सर, आपने जो पीडीएफ सेंड की थी मैंने उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे। अच्छा। सब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैं उस पर टिक करती थी, और जहाँ गलती होती थी, सिर्फ टिक करना नहीं होता है ना, क्योंकि जब हम कोई एमसीक्यू टिक करते हैं हमें काफ़ी सारे आते नहीं हैं, तो जो मुझे नहीं आते थे मैंने क्या किया कि मैंने सेपरेट कॉपीज बना ली, लॉ की अलग और जीके की अलग। जो जो मैं गलती करती थी मॉक टेस्ट में या टेस्ट पेपर सॉल्व करने में, वो मैं लिख लेती थी। ओके, तो उससे क्या हुआ कि गलती आपने एक तरफ लिख ली तो बाद में फिर उसका रिवीजन? जी सर, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में काफ़ी डॉक्ट्रिन्स हैं, तो डॉक्ट्रिन जैसे मैं भूल गई हूँ कि इस वाले सेक्शन की डॉक्ट्रिन है, तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने लिखा कि 41 मैं ये भूल रही हूँ, सेक्शन 41 जो कि है ऑस्टेंसिबल ओनर, मैं उसको लिख लेती थी कि हाँ 41 ऑस्टेंसिबल ओनर मैं भूल रही थी और इसको मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। अच्छा, तो उससे सर वो काफ़ी हेल्प हो जाता था। प्रीलिम्स के लिए आप कोई एक वर्ड जो आपने अभी बताया बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या रिवीजन, एमसीक्यू ज़्यादा करें या फिर पढ़ते रहें? सर प्रीलिम्स के लिए, लॉ के पेपर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सर सिर्फ बेयर एक्ट पे फोकस कीजिए, और बेयर एक्ट का जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज सीआरपीसी में आपने इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले बेयर एक्ट की एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए और सेम टॉपिक से आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। वेरी गुड। जब आप सेम टॉपिक से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ फिट हुई है, क्योंकि आप रिकॉल कर पाते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगी सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मैंने अभी चैप्टर 12 पढ़ा सीआरपीसी का, और तुरंत ही बच्चे लगा लेते हैं, मतलब स्टूडेंट्स जो करते हैं कि साथ ही में ही एमसीक्यूज लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स के गैप से करना चाहिए, मतलब अगले दिन। हाँ, ताकि वो आपको मतलब याद करने में ये लगे कि आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि जब फ्रेश होता है तब तो सॉल्व करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप एक दिन बाद करोगे तो वो ठीक रहता है। मैंने तो ऐसे ही किया था सर। बहुत वेरी गुड, ये भी अच्छा है आपका, ये तरीका अच्छा है। चलिए फिर प्री निकल जाता है आपका, होपफुली आपका प्री निकल गया। यस सर। फिर अगला स्टेज आता है मेंस। तो फिर मेंस के लिए क्या तैयारी रही आपकी? सर मेंस के लिए हमें 3 महीने मिले थे, और सर मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 महीने सफिशिएंट नहीं होते हैं। मैंने अपनी तैयारी अपने एलएलबी के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी 2020 में, जुलाई से। तो सर मैं क्या करती थी, मैंने पहले से ही आंसर्स काफ़ी सारे लिख रखे थे। मैंने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने एविडेंस एक्ट से स्टार्ट की थी अपनी ये प्रिपरेशन, और हर टॉपिक पढ़ने के बाद मैं क्या करती थी, आंसर लिखती थी। अच्छा, मतलब आंसर राइटिंग आपने प्रैक्टिस पहले से ही कर दी थी Yes, जब sir. आप एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में थे? यस सर, मैंने 2020 से आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, और लगभग इन 3 सालों में मैं लगभग 500 आंसर्स लिख चुकी हूँ। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, चलिए प्री मतलब मेंस में हमने बताया, तो मेंस में अब ये बताइए कि टोटल कितने पेपर हैं और फिर एक एक पेपर को कवर करने की क्या क्या रणनीति और क्या क्या सोर्सेज रहे आपके? सर मेंस में 6 पेपर्स होते हैं, वैसे पहले 5 होते थे। एक लैंग्वेज का, पेपर नंबर 2 जीके, पेपर नंबर 3 सब्सटैंटिव लॉ, पेपर नंबर 4 प्रोसीजरल, और पेपर नंबर 5 पीनल एंड लोकल लॉज। तो आपका क्या रहा? सर लेकिन इस बार क्या हुआ था कि हिंदी का पेपर ऐड हो गया था। हिंदी लैंग्वेज वाला? यस सर। तो जो पहला पेपर लैंग्वेज का होता है वो 2 हिस्सों में बट गया, पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 हिंदी। सर इंग्लिश तो मेरी ठीक थी क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से ही सब कुछ किया है, बट सर मुझे हिंदी में बहुत प्रॉब्लम आती थी। अच्छा। सर हिंदी का एसे और वो प्रेसी एंड ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती थी। अच्छा। सर तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी, हिंदी का न्यूज़पेपर मैंने लगा लिया था और उसको लिख कर देखती थी। जो वर्ड मुझे नहीं आता था मैं गूगल ट्रांसलेट से उसका पिक क्लिक करके उसे ट्रांसलेट कर लेती थी। उससे आप हेल्प ले लेते? यस सर। सर ये हिंदी की तैयारी जो की थी मैंने 6 मंथ्स तक की लगातार। मतलब उसी बीच में? सर जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की थी मैंने तब हिंदी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हिंदी बहुत वीक है। अच्छा, तो काफी आपने पहले से सर। डिसाइड कर लिया था? यस सर। और एंड फिर जो जीएस वाला पेपर था उसके लिए? सर जीके के पेपर के लिए मैंने क्या किया,
एक तो सर करंट अफेयर्स पे फोकस किया था, दूसरा आपने मुझे टारगेट फॉर आईक्यू के मेंस ग्रुप में ऐड किया था, तो उसमें आपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो मैं वही रीड करके अपना आंसर फ्रेम कर लेती थी। दूसरा सर मैंने एक टेस्ट सीरीज और ज्वाइन की थी फीट स्टडी सर्कल के लिए प्रेसी के लिए मैंने सेम चैनल फीट स्टडी सर्कल से आशी मैम हैं, उन्होंने मेरी लैंग्वेज में बहुत हेल्प की थी। अच्छा, लैंग्वेज पेपर। हाँ, प्रेसी के लिए इंग्लिश और हिंदी के लिए। और फिर लॉ पेपर्स के लिए आपने क्या सिनॉप्सिस बनाए, कैसे क्या करा? सर लॉ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आंसर्स लिखे थे, तो वो आंसर्स काफ़ी काम आए थे क्योंकि वो रिवीजन में हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने क्या किया, मैंने हर एक सब्जेक्ट के, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ, मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए ताकि 10 दिन पहले, मेंस के 10 दिन पहले मैं उनको रिवाइज कर सकूँ। जैसे लोकल लॉज थे सर, मेरे पूरे लोकल लॉज 30 पेजेस में कवर हो गए थे। अच्छा सर अभी मेरे पास शॉर्ट नोट्स है नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ तो सर। फिर वो आप उसको मतलब जो शॉर्ट नोट्स बन गए आपके, आपने फिर उसी को रिवीजन के यस सर, मैं बार बार रिवाइज करती थी उन्हें। अच्छा। एंड मेंस के लिए आप सभी साथियों से ऐसा क्या कहना चाहेंगे जो मुख्य परीक्षा के दौरान या फिर मेंस की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई एक दो कीवर्ड, कि किन किन चीज़ों पे सर ध्यान रखें? मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका कंटेंट। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस दिन तो तैयारी करेंगे नहीं, जैसे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप पहले से 1 साल पहले से तैयारी करेंगे, तो जब भी आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप हर एक टॉपिक को पढ़िए और उसके बाद उसके कुछ आंसर्स लिखिए। सपोज एफआईआर का आपने टॉपिक पढ़ा, तो उससे रिलेटेड आप आंसर लिखिए। वेरी गुड। तो मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर योर सर मैं क्या करती थी कि सीएलपी की एक बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है यूपी जुडिशरी के ही, तो मैं उसमें से क्वेश्चंस देख लेती थी, आंसर भी लिखे होते थे क्योंकि वो सॉल्व्ड होता है, और अपने आंसर्स वहाँ से इवैल्यूएट कर लेती थी क्योंकि लॉ के आंसर्स इवैल्यूएट करने में प्रॉब्लम होती है कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। अच्छा अच्छा, तो सर मैं लिखती थी और उससे इवैल्यूएट कर लेती थी। वेरी गुड। एंड ये तो प्यारे साथियों इन्होंने बताया प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अब मेंस के बाद जो सबसे बड़ी है स्टेज वो है आपका इंटरव्यू। यस तो सर। इंटरव्यू के लिए बताइए मुझे कि बच्चों को जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या इसके बारे में शुरू से तैयारी करनी चाहिए, आपका क्या था? फिर मॉक इंटरव्यू अगर आपने करे तो उसका एक्सपीरियंस क्या था? एंड उसके बाद आप बताइए कि वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर इंटरव्यू के लिए वैसे तैयारी डे 1 से ही होती है कि आप जब भी पढ़ें आप बोल बोल कर पढ़िए, लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अभी वैकेंसी आई है, अभी एलएलबी की भी कंप्लीट हुआ है, तो शायद इंटरव्यू तक पहुंचेंगे भी या नहीं। तो इंटरव्यू के लिए मैंने क्या किया, सर मैंने मॉक्स दिए थे, मॉक से काफ़ी हेल्प मिली थी। जब हम मेंस देकर आए थे तो हमारा मेंस 23, 24, 25 में को हुआ था, उसके बाद मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया और काफ़ी चीज़ें मैं भूल चुकी थी, और विद इन 2 मंथ्स रिजल्ट आ गया था मेंस का। 1 अगस्त को डिक्लेयर हुआ था मेंस का रिजल्ट। तब सिर्फ 15 डेज थे इंटरव्यू कंडक्ट मतलब स्टार्ट हो रहे थे, तो सर मैंने मॉक इंटरव्यूज ज्वाइन किया था टारगेट फॉर आईक्यू का, और बाकी और जगह भी दिए थे सर। अच्छा, वेरी गुड। तो मॉक इंटरव्यू से फ़ायदा क्या होता है? सर इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, साथ ही वो आपको फीडबैक देते हैं। सपोज जिससे हम काम करके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। हाँ सर, जैसे मैंने टारगेट फॉर आईक्यू में जो ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था सर, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था क्योंकि मैं आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाती जब मैं किसी से बात करती हूँ। तो जब मैं ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही थी मैं कैमरे की तरफ भी नहीं देख पा रही थी, तो मुझे अमित जैन सर, रवि झा सर, इन सब ने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। ऑल्दो मैं आंसर सारे सही दे रही थी लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पा रही आई थी। कांटेक्ट नहीं कर पा रहे? यस सर। सर मुझे अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं किया था। अच्छा, तो फिर ये बात आपने ध्यान रखी वहाँ पर? यस सर। फिर जब मेरा मेन इंटरव्यू हुआ था 28 अगस्त को हुआ था। मतलब लास्ट डे? हाँ सर, लास्ट डे मेरा इंटरव्यू था, लास्ट शिफ्ट में। सर मेरा कुलदीप सर का बोर्ड था। अच्छा, तो उसमें इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ था, बहुत कॉर्डियल बोर्ड था और मुझसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू और इंजंक्शन कैसे ग्रांट करते हैं, एजेंसी से क्वेश्चंस थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और सर मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ से क्वेश्चंस थे। मुस्लिम लॉ से मुता मैरिज के बारे में और निकाह के बारे में पूछा था, और हिंदू लॉ से मुझसे अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से क्वेश्चंस पूछे थे। सर वो ऐसा भी करते हैं कि वो बार बार पूछते हैं आर यू श्योर, आर यू श्योर।
ताकि वो ये जानना कॉन्फिडेंस चाहते चेक हैं कि करना। आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंगल मैन और वुमेन वो अडॉप्ट कर सकता है या नहीं। हम्म, तो सर मैंने बताया था कि यस सर अडॉप्ट कर सकता है, बट एक मैंडेटरी एज गैप होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है। तो उन्होंने एज गैप पूछा कितना होता है, मैंने बताया 21 ईयर्स। उन्होंने पूछा आर यू श्योर, हम्म, आई सेड यस आई एम श्योर। वो फिर से उसको बार बार पूछ रहे थे फोर्स कर रहे थे। यस सर, लेकिन मुझे वो अच्छे से याद था तो मैंने मतलब श्योरिटी के साथ बताया। हम्म, दूसरा सर, अगर मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही होता है। अगर वो आंसर आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिंदी में तो आप जवाब हिंदी में दीजिए, हम्म, और इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश इंग्लिश में में। जवाब दीजिए। यस मतलब सर। मतलब कंफर्ट एनवायरनमेंट था पूरा। सब बहुत कंफर्टेबल फील करा रहे थे क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हम्म, और उन्होंने सबसे पहले मुझसे ही पूछा था कि आपकी एलएलबी दिसंबर में ही कंप्लीट हुई है, हम्म, आप 6 महीने में यहाँ तक आ गए हो, आपको कैसा फील हो रहा है। अच्छा। सो तो वो काफ़ी इम्प्रेस थे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आ गई। उन्होंने मुझसे भी बोला था कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्रॉस करना चाहते हो तो बहुत बड़ी बात है ये। तो सर मुझे अच्छा लगा, वो अच्छे वेरी से गुड, बिल्कुल। कोऑपरेट कर रहे थे। तो आपकी मतलब पूरी स्ट्रगल, पूरी मेहनत है यहाँ तक आपको लिया है, और फाइनली आप अब यूपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। थैंक यू तो सर। ये इसमें इस सब पूरी जर्नी में सब रोल मॉडल कौन है, मतलब किसका कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं? सर मैं अकेले तो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल सर सही बात। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, स्पेशली मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का। सर मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे भाई बहनों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल। सब हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा सब जब मैं पढ़ती थी मैं रात में पढ़ती थी। अच्छा। सर जैसे 3-4 बज जाते थे। हम्म, तो मेरा भाई छोटा है 11th क्लास में। सर वो मेरे लिए चाय कॉफ़ी रात में बनाता था, साथ में जगता था। अच्छा अच्छा तो और मेरी छोटी बहन है, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती थी। अच्छा। जैसे मैं कुछ कर नहीं रही थी तो मुझे कुछ भी चाहिए तो उसने मुझे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। मेरा भाई है छोटा, वो नोएडा में जॉब कर रहा है। अच्छा उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती थी। ऐसे काफ़ी दिन होते थे कि लगता था कि अब नहीं होगा, अच्छा। अब तो गिव अप कर देना चाहिए। हम्म, लेकिन सब मेरे भाई बहनों ने काफ़ी अच्छा। इसमें योगदान दिया है। तो इसमें मतलब फैमिली तो ऑब्वियसली होती है, फ्रेंड्स सभी के, माता पिता भाई बहन और दोस्त सब होते ही हैं। सफलता में मैं कई बार इंटरव्यू में बता भी चुका हूँ कि किसी एक व्यक्ति का कभी योगदान नहीं हो सकता। मतलब ये सफलता एक घोंसला है जो एक तिनके से बना जी है, सर। मतलब इसको इकट्ठा करके इसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि सोर्सेज क्या क्या रहे आपके, एक मतलब मेजर तौर पर अगर हम देखें तो जी आपके बुक सोर्सेज और क्या रहा आपका? सर सोर्सेज, मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग की थी दिल्ली से। वहाँ के जो मटेरियल मुझे प्रोवाइड करवाते थे वही मटेरियल मैंने फॉलो किया, रिलीजियसली फॉलो। और जीएस के लिए मैंने प्रीलिम्स में जैसे आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से मैंने ईयरली मैगजीन पढ़ी थी दृष्टि। अच्छा दृष्टि। यस सर। वेरी गुड। सर एक और चीज़ कहना चाहूँगी, सब मेरे फ्रेंड्स शिवांश और आकांक्षा ने भी बहुत हेल्प की है। अच्छा सब हम लोग आंसर राइटिंग करते थे साथ में। हमने क्या किया था, जब वैकेंसी आई भी नहीं थी तो सर हम आंसर राइटिंग करते थे, एक ग्रुप बना लिया था, अपने अपने आंसर शेयर करते थे। अच्छा। तो उससे सर काफ़ी बेनिफिट हुआ। ये सर शिवांश और आकांक्षा का बहुत चलिए। थैंक यू कहना चाहूँगी। चलिए वेरी गुड, क्योंकि दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सच्चे और अच्छे जी दोस्त सर। मिल जाए तो वो ज़िंदगी बना देते हैं। श्वेता जी हमारे प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू जीएस बैच का हिस्सा रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे न्यायिक व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ज़रूर। अच्छा श्वेता ये बताइए कि अब आप मतलब घर वालों का कैसा रिएक्शन है, मतलब सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है अभी? सब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने सर अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ फाइनली, सर मेरे पापा बहुत रो रहे थे। मतलब खुशी के आंसू? हाँ सर, मैंने उनको हग किया और वो रो रहे थे, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल, वो होना भी चाहिए। हर एक पिता का एक सपना होता है कि उसकी बेटी कामयाब हो, और ऐसी कामयाबी कि जिसमें एक बेटी जिसे पढ़ाया लिखाया और वो बाद में जज बनी है और अब अपने न्याय से इस सोसाइटी को अपना न्याय देगी। हालांकि ये बात यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, परंतु नामुमकिन नहीं है। एंड श्वेता अपनी तरफ से कोई और एक मैसेज जो आप एज ए वुमेन, एज ए गर्ल, आने वाले जूनियर खासकर उन लड़कियों को देना चाहती हैं जो किसी भी वजह से पढ़ाई में पीछे हट रही हैं या नहीं आ पा रही हैं, या ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब कोई भी एस्पिरेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके मन में कई सवाल आते हैं कि शायद होगा या नहीं होगा।
जब कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होता है तो आसपास देखता है कि उसके साथ वालों के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, रिलेटिव्स के बच्चों के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, हाँ जी। तो काफ़ी प्रेशराइज फील करते हैं। जी। सब मैंने भी ये सब चीज़ें फेस की हैं, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो सर मैं देखती थी कि काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो जो मतलब बदल जाते हैं, कोई आपको समझता नहीं है सर। सर मैंने वो फेस देखा है तो इसलिए श्वेता जो है थोड़ी इमोशनल भी हो रही है मतलब काफ़ी इमोशनल हो रही है, बट खुशी की है भाई ये, मतलब ये क्योंकि सफलता इमोशन से जोड़ेंगे ना तो अलग ही मज़ा है उसे जीने का। तो श्वेता आप लोगों ने ये सब कुछ करा, दोस्त और फैमिली का तो रहता ही है, और ये आपने काफ़ी, और कोई मैसेज कोई कीवर्ड्स आप देना चाहें कि भाई बच्चे आपसे सीखें, मतलब इस वीडियो को देखकर, वो क्या बताना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लगे रहिए मतलब लगातार। कंटिन्यूटी। यस सर, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आप ये काउंट मत कीजिए कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि सर मैंने ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की है कि मैं लगातार पढ़े जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पढ़ती ही नहीं थी, लगभग एक हफ्ते का ब्रेक हो जाता था। तो ऐसा कभी कभी फील होता था कि एक हफ्ते का ब्रेक हो गया है, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या कर रहे हैं। लेकिन सर वो इट्स ओके। अगर आप अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए मेहनत लगातार कर रहे हो तो सर हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। एंड आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी जो अपने बच्चों को, मतलब खासकर लड़कियों को, कहते हैं भैया हमें तो बस इतना ही पढ़ाना है, इसकी शादी कर देंगे। ऐसा आप जनरली देखते भी होंगे लड़कियों के कॉन्टेस्ट में, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जो मुझे फील होता है ऐसा कि जो लड़कियां होती हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे आपका हस्बैंड या फिर आपका भाई, आपके फादर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये आप बात दिमाग में फिट करके रखिए स्टार्टिंग से ही कि आपको अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करना है। अगर आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी रिलेटिव्स वगैरह हैं आपको शादी के लिए फोर्स करते हैं या बोलते हैं कि चलो आगे सेटल हो जाओ, अपने कंफर्ट जोन में रहो, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बिल्कुल। और सर लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ताकि कोई उनको कभी डोमिनेट ना कर सके। ऐसा सर पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है तो हमेशा लड़कियों को डोमिनेट ही किया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपने करियर को, मतलब करियर में आप अच्छा परफॉर्म कीजिए। एंड लास्ट आप मुझे बताइए कि टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिस में आगे कैसा लग रहा है, और आपका टारगेट फॉर आईक्यू का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका? सर यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ वीडियोस में, फोटोज़ में देखा है। हाँ जी। तो आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मैंने सर सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हुआ, एकदम से पता ही नहीं चला कि यहाँ तक आ गए। और सर टारगेट फॉर आईक्यू का ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैंने टेस्ट सीरीज़ जो भी आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो भी एमसीक्यूज थे, प्रॉपरली वो फॉलो किए हैं। साथ ही साथ आप लेक्चर्स डालते थे, सर वॉइस नोट्स डालते थे कि ये कर लो वो कर लो टास्क के रूप में, और सर आप रिवाइज भी करवाते थे। और जैसे आपने बोला कि आज G20 का टॉपिक है, इसको मैं जल्दी 5 मिनट में रिवाइज करवा दे रहा हूँ सर, तो ऐसे वो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने पढ़ाई कर ली, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो मैं टहलते टहलते वो सुन लेती थी, तो मेरा रिवीजन हो जाता था। मैं जब भी कोई मेंस होता है तो मैं ज़रूर रिवीजन के लिए ऑडियो लेक्चर डालता हूँ, यस सर। ताकि कम समय में कंसाइज उसका बेनिफिट। हाँ सर, वो वॉइस नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे थे लास्ट के दिनों में, क्योंकि उस टाइम इतना सारा रिवाइज करना होता है तो मन नहीं करता पढ़ने का सर। हाँ, मतलब थकान हो जाती है। हाँ सर, हमेशा मन नहीं करता पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा श्वेता जी के साथ कन्वर्सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी, उन पर आप अमल करेंगे और आप इनसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। एंड मैं फिर से टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सत्येंद्र श्वेता का जो है धन्यवाद करूंगा, और अगेन इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट विश करूंगा, और इनको मैं इसके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं श्वेता। थैंक यू सर। एंड गॉड ब्लेस यू। आगे डेफिनेटली आप हाई कोर्ट तक जाने वाली हैं, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। थैंक यू।